हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि ऑर्गेनिक स्टार्टअप चाहे वो छोटे लेवल पे हो चाहे वो बड़े लेवल पे हो, अक्सर फेल क्यों हो जाता है और क्यों सब कुछ करने के बाद भी हमें लगता है कि हमें वो सक्सेस या सफलता नहीं मिल रही है। मुझे करीब 6 साल हो गए हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में और इन 6 सालों में मैंने बहुत लोगों को ये काम स्टार्ट करते हुए देखा है, उनको क्लोजली ऑब्जर्व किया है। अपनी भी 6 साल में बहुत सारी लर्निंग्स रही हैं। तो आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो सब कुछ इसी पे बेस्ड है। ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं और अगर आप इनसे रेजोनेट करते हैं, आपको लगता है कि ये थोड़े से भी वैल्यू रखते हैं, तो आई एम श्योर इससे आपको भी थोड़ी बहुत लर्निंग मिलेगी। रीज़न नंबर 1 जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अक्सर लोग इसको एक नॉर्मल स्टार्टअप समझते हैं, जबकि ये एक यूजुअल स्टार्टअप नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग या फार्मिंग एज अ होल, इट्स अ सोशल स्टार्टअप, विच मीन्स कि आप यहाँ पे आते हैं सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए या एनवायरनमेंट के लिए कुछ करने के लिए। जो आपका एंड ऑब्जेक्टिव है वो कुछ अच्छा करना है, चाहे वो सोसाइटी को हेल्दी क्लीन फूड देना हो, चाहे वो अपना वाटर, एयर या अपने सॉइल को फिर से जीवित करना हो, उसको उसको केमिकल फ्री बनाना हो। तो आपकी सोच होती है वो, और पैसा मिलता है इनडायरेक्टली एज अ बाय प्रोडक्ट। वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो इस सोच में आते हैं। अगर आप इसको कमोडिटी समझ के आते हैं कि यार ये जमीन है, 1 बीघा है और 1 करोड़ कमाना है, कहीं ना कहीं आप कुछ दिन बाद जाके पाते हैं कि जो आपने सोचा था वर्सेस जो आपको मिल रहा है कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। आप इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं या पैशन लूज कर जाते हैं और वो स्टार्टअप फेल हो जाता है। इसका दूसरा सबसे बड़ा रीजन है फेलियर का, वो ये है कि हम जब प्लानिंग करते हैं फ्रॉम अ बायर पर्सपेक्टिव या कस्टमर पर्सपेक्टिव, हम रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेटअप कर लेते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जब भी कोई ये स्टार्टअप करता है उसके कोई पर्सनल रिलेशनशिप भी होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, और अगर वो नौकरी से आया है या किसी कॉरपोरेट में काम किया है तो उनके वहाँ पे भी कुछ लोग होते हैं जो जानने वाले होते हैं। तो जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार 100 लोग 200 लोग तो मेरे जानने वाले हैं ही। द मोमेंट जब मेरा प्रोडक्ट आएगा या मेरा क्रॉप आएगा तो वो खरीद लेंगे। अक्सर हम वो प्लानिंग करके अपना पहला साल या पहले 6 महीने या इनिशियल फेज को प्लान आउट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। मेरी लर्निंग ये कह रही है कि आपका बिजनेस वही चलाएगा जो आपको पर्सनली नहीं जानता। चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, फैमिलीज हो, वो आपके कस्टमर नहीं बन पाएंगे। रीज़न कोई भी हो सकता है उनको आप ना अच्छे लगे, आपका प्रोडक्ट अच्छा ना लगे, या कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन आप ये भूल जाइए कि आपका प्रोडक्ट आपके जानने वाले या आपके फ्रेंड्स फैमिलीज लेंगे, और वो जो कुशन चाहिए आपको इनिशियल, वो वहाँ से मिल जाएगा। तो ये प्लानिंग बिल्कुल भी ना करें। मेरे हिसाब से जो तीसरा रीज़न है फेलियर का वो ये है कि जब हम प्लान कर रहे होते हैं अपने बिजनेस को, व्हेन इट कम्स टू सेल्स, हमें ऐसा लगता है कि जहां हम रहते हैं बस वहीं सेल नहीं होगी, क्योंकि वो छोटा सिटी है या इतना एक्सपोजर नहीं है। हमें मेट्रोज में जाना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मेरठ में बैठा हूं तो मुझे लगता है मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली में बैठा हूं तो मुंबई जाना है, मुंबई में बैठा हूं तो विदेश जाना है। सो बेसिकली ऐसा नहीं है। ये जो कमोडिटी है, ये मेरे हिसाब से, मेरे लर्निंग से, ये प्राइस कॉन्शियस मार्केट नहीं है, ये ट्रस्ट एंड वैल्यू कॉन्शियस मार्केट है। अगर आप ट्रस्ट दिखा देंगे किसी भी कस्टमर को कि आप जो उगा रहे हैं वो सही में ऑर्गेनिक है और अच्छी क्वालिटी का है, प्लस अगर कंज्यूमर इसको यूज़ करेगा तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, और अल्टीमेटली उसका जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं या अदर एक्सपेंसेस हैं वो कम हो जाएंगे, तो पैसा बचेगा ही, जाएगा नहीं। तो छोटे सिटी वाले भी इसको खरीद लेंगे। ये इस पे डिपेंडेंट नहीं है कि आप करोड़ों कमाते हैं, अरबों कमाते हैं। ये डिपेंडेंट है कि आप कितने अवेयर हैं और आपका प्रोडक्ट से वो कितना उनको अटैचमेंट है या कितनी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे मुझे नहीं करना है, बड़े शहरों में जाके करना है, तो कहीं ना कहीं इवेंचुअली आप देखेंगे कि आपका बॉटम लाइन जो है, प्रॉफिट है, वो कभी भी बढ़ेगा नहीं। रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जो प्रॉफिट है वो लोकल मार्केट में ही है।
मैं मानता हूँ शुरू में आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन एक बार आपने लोकल मार्केट बना लिया तो वो आपको एक बेस मिल जाता है, और बेस मिलने के बाद चाहे आप मुंबई चाहिए, चाहे आप यूके जाइए, अमेरिका जाइए, कहीं पे भी जाइए, लेकिन जो आपका बेस है उसको सॉलिड बना लीजिए। मेरे हिसाब से जो चौथा सबसे बड़ा कारण है इसमें फेल होने का, वो ये है कि हम पहले उगा लेते हैं क्रॉप को, और उस क्रॉप को उगने के बाद उस हिसाब से फिर मार्केट ढूंढते हैं, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए। हमें पहले मार्केट को अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए, स्पेशली लोकल मार्केट जो है अपना, एंड उसके हिसाब से हमारा जो प्लान होना चाहिए क्रॉप का वो होना चाहिए। क्योंकि आजकल है क्या कि आजकल सोशल मीडिया, स्पेशली यूट्यूब, इतना स्ट्रांग मीडियम हो गया है सबके लिए, और ज़्यादातर यहाँ पे सिर्फ सक्सेस स्टोरीज दिखाई जाती हैं। उसमें भी पूरी बात नहीं बताई जाती है अक्सर कि उसने कितनी मेहनत करी है पिछले सालों में। तो आप देखते होंगे कि ये उगाइए और करोड़ों रुपए कमाइए, वो उगाइए और करोड़ों रुपए कमाइए, ये बिकता है 1 लाख रुपए किलो। तो यूजुअली लोग उसको कैच करके, अगेन ग्रीड की वजह से कि जल्दी से मैं पैसे कमा लूँ, वो उगा लेते हैं, एंड अल्टीमेटली देखते हैं कि अरे यार ये तो बिक ही नहीं रहा, सब झूठ था। एंड फिर क्या होता है, फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग ही झूठ हो जाती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग ही खराब हो जाती है कि ये सब बेकार है, सब ढोंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग धोखा है एंड ऑल ऑफ दैट। ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम हमारी अप्रोच में है, एक्सपेक्टेशन में है। हमें ठंडे दिमाग से पहले ये सोच लेना चाहिए कि हम कहाँ पे चीज़ें उगा रहे हैं, मार्केट कौन सा है, लोकल वेराइटीज़ कौन सी हैं, और मार्केट में डिमांड क्या है। क्योंकि यहाँ पे आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को किसी मंडी में लेके नहीं जा सकते, यहाँ पे आपको अपना कस्टमर बेस खुद ढूंढना है। तो जब वो उग जाएगा उसके बाद ढूंढना बहुत मुश्किल है। आपको डे वन से ये प्लान करना है कि लोकल डायनामिक्स के हिसाब से मुझे क्या उगाना है, जिससे कि एटलीस्ट उगने के बाद वो बिके। जब आपका पैसा सर्कुलेशन में नहीं आता है, जब आपका प्रोडक्ट आपने जो इतनी मेहनत से उगाया है, जब वो नहीं बिकता है, तो आप डिमोरलाइज हो जाते हो, आपको लगता है कि यार ये सब बेकार है, और आप बंद कर देते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने ये देखा है कि किसान बेचारा मेहनत करता है जोश के साथ, 1 साल कर लेता है या 6 महीने कर लेता है, बिकता नहीं और बंद कर देता है। इनफैक्ट मैं तो यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि एज अ कंपनी और एंटिटी और एज अ बिजनेस आपका एक विजन होना चाहिए। उस विजन में ये होना चाहिए कि आप क्या प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं, आप अल्टीमेटली कस्टमर को क्या देंगे। क्योंकि कस्टमर्स की डिमांड्स इतनी है कि आप 1000 प्रोडक्ट्स नहीं उगा सकते और उसको कंटिन्यूसली कस्टमर को नहीं दे सकते। तो आप कभी चले जाएंगे एवोकाडो में, कभी आपने स्ट्रॉबेरी के बारे में सुन लिया तो स्ट्रॉबेरी उगानी है, कभी आपने ब्लैक तुलसी के बारे में सुन लिया तो ब्लैक तुलसी उगानी। ऐसे नहीं चलता है। आपको प्लान करना पड़ेगा कि आप क्या देना चाहते हैं कस्टमर को, आपका विजन क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे से पूछें, मेरा विजन हमेशा से ये रहा है कि मैं जो बेसिक चीज़ें हैं ऑर्गेनिक, जो घर में रोज़ यूज़ होती हैं, चाहे वो दालें हों, चाहे वो हल्दी जीरा मसाले इस टाइप के हों, आटे हों, ये मैं पहले देना चाहता हूँ। जब मैं रेगुलरली दे पाऊँ उस क्वालिटी के जो कस्टमर को चाहिए, तभी मैं शायद एग्जॉटिक में जाऊँगा। तो यहाँ पे एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए हमारा मार्केट क्या है, हमारा विजन क्या है, और उसी हिसाब से हमें अपने को प्लान करना चाहिए। अदरवाइज वो आगे पीछे होके ऐसे हो जाता है कि ना रेगुलर आप ये दे पाते हैं ना वो दे पाते हैं, मार्केट में आपका नाम खराब हो जाता है और अल्टीमेटली आपको वो बंद करना पड़ता है। मेरे हिसाब से जो पांचवा रीजन है वो ये है कि हमें ऐसा लगता है, चाहे हम नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हों या नॉन फार्मिंग बैकग्राउंड के हो, हमें ये लगता है कि 4 यूट्यूब वीडियो देख लेने से या 4 किताबें पढ़ लेने से हम फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। और ये तो बहुत आसान है, हमें मार्केट का पता है, हमें सोशल मीडिया पता है, लेट्स डू प्रोडक्शन और बेचना शुरू कर देते हैं। Organic production is a complicated thing. It's not an easy one. और अगर आपको लगता है कि फ्रेगमेंटेड नॉलेज से आप वो कर पाएंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। मेरा यह रिकमेंडेशन है कि कोई भी ऐसा कोई करना चाहता है तो या तो उनके पास कोई घर में कोई ऐसा बंदा हो जिसने फार्मिंग की हुई हो, चाहे वो केमिकल फार्मिंग हो, लेकिन उसको जो बेसिक फंडा हैं वो क्लियर होने चाहिए, किस तरीके से सोइंग करनी है, किस तरीके से हार्वेस्टिंग करनी है। और अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो आप कोई भी फार्मर और आइडियली ऑर्गेनिक फार्मर जो आपके आसपास है
उसको शेडो कीजिए, उससे लर्निंग लीजिए, चाहे तो ट्रेनिंग लीजिए, क्योंकि आजकल बहुत लोग ट्रेनिंग चला रहे हैं जिससे कि आपको एटलीस्ट पता हो कि आप किस फील्ड में जा रहे हैं, उसके चैलेंजेस क्या हैं और क्या ऐसी चीज़ हैं जो आपको नहीं करनी है। मैंने पर्सनली बहुत इसमें नुकसान उठाया है, क्योंकि 6 साल पहले एक्चुअली कोई ऐसा बंदा ही नहीं था जो मुझे सारी चीज़ें बता सके, पूरे डॉट्स कनेक्ट कर सके कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। तो एक तो वो भी थी प्रॉब्लम, और दूसरा हम में थोड़ा जोश था, हमें लग रहा था कि जल्दी से शुरू करना है। तो डे 1 में हमने वो वाली क्रॉप्स उगाई जो बहुत लॉसेस हुए, और बहुत लर्निंग लेके हमने टू एंड फ्रो किए। आजकल वो ज़माना नहीं है जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, ज़माना वो है कि आप दूसरों की गलतियों से सीखें। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप अगर नॉन फार्मिंग बैकग्राउंड के हैं, और स्पेशली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज की डेट में 80% जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ रहे हैं वो नॉन फार्मिंग बैकग्राउंड के हैं, या तो वो जॉब करते थे या बिजनेस करते थे, बट उनका लेना देना कुछ नहीं था ऑर्गेनिक फार्मिंग से। तो प्लीज़ आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लें, उससे मिलें, उसके साथ रहें, ट्रेनिंग लें, कुछ भी करें, क्योंकि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप फिर भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन आपको बहुत देर लग जाएगी, बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे, और शायद इस बीच में आप वो अगेन आपको लगे कि यार ये सब बेकार है और आपको बंद करना पड़ जाए। तो दोस्तों ये थे मेरे 5 रीजंस जिसकी वजह से आप जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्टार्टअप करना चाहते हैं वो शायद फेल हो सकता है। हालांकि और भी रीजंस हो सकते हैं, कईयों के रीजंस हो सकते हैं कि उनको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला, इसका मतलब है कि जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो उन्हें घर वालों का सपोर्ट नहीं मिला, या फ्रेंड्स का सपोर्ट नहीं मिला, या जो लोकल डायनामिक्स थे जहाँ पे वो फार्मिंग करना चाहते थे वो बिल्कुल ऑपोजिट थे, वहाँ के लोकल लोग उन्होंने उनका साथ ना दिया। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके दिमाग में कोई रीज़न है या आपने कोई रीज़न फेस किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लेकिन दोस्तों मैं पहले भी कहता आया हूँ, मैं फिर कहूँगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग फेंट हार्ट्स वालों के लिए नहीं है। यानी कि मतलब इसमें दिल बड़ा मजबूत चाहिए, इरादे बड़े मजबूत चाहिए, आपका जो है पेशेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए। लेकिन अगर आपने शुरुआती दौर में थोड़ा सा भी संयम बरत लिया तो इससे अच्छा नोबल प्रोफेशन कोई नहीं है। भारत एक कृषि प्रधान देश था, है और रहेगा। बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, और अगर इसको हम स्ट्रांग बना लेते हैं तो हमारी इकोनॉमी भी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी, ऑलरेडी स्ट्रांग है और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको लगा कि ये वीडियो अच्छा है और आगे शेयर करना चाहिए तो प्लीज़ इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में और यूट्यूब पे शेयर कीजिए। और जैसे मैंने बोला, अगर आपके कोई कमेंट है, रिकमेंडेशन है, तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।